हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया था ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा उसका प्रोसेस समझाया था, जिसमें बता दिया था एनोड और कैथोड दोनों के दोनों एक ही कंटेनर में होते हैं, उसी में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। ठीक है, और विद्युत अपघट्य जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो ब्रेक होता है, प्लस और माइनस आयनों में टूटता है। ठीक है, जिसका जो प्लस वाला होगा वो तो कैथोड की ओर जाएगा क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है, और जो माइनस वाला था अपघट्य का वो एनोड की तरफ जाएगा क्योंकि एनोड धनावेशित होता है। और इस प्रकार से एक एनोड पर और एक कैथोड पर अवक्षेपित या निक्षेपित हो जाते हैं। ये कुछ सारा प्रोसेस था ना, उनकी रिएक्शंस भी देख ली थी हमने, एनोड पे क्या अभिक्रिया होती है, कैथोड पे क्या अभिक्रिया होती है। ठीक है, फिर ये बताया था तुम्हें कि ये जो कितनी मात्रा में अवक्षेपित होगा ये किस नियम से ज्ञात करते हैं हम, फैराडे के नियम से। यही बात हुई थी ना। ठीक है, फैराडे के नियम से किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा होगा, निक्षेपित होगा, उसकी मात्रा ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो हमने हेडिंग डाल ली थी फैराडे के नियम। फैराडे के नियम। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा बेटा ना, इसमें क्या होता है, दो टाइप्स के नियम होते हैं, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, पर्टिकुलर कोई नाम है नहीं, डायरेक्ट इसी के नाम से जानते हैं ना, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है बेटा, देखो फैराडे का प्रथम नियम, डायरेक्ट हेडिंग डालेंगे हम, फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है ना। हेडिंग डाल लेना इसमें, फैराडे के नियम में पहली हेडिंग डाल लो, फैराडे का प्रथम नियम। कल तुम्हें मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कि कुछ पढ़ के आना है, क्या नॉर्मल था, पढ़ के आए? अरे पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए? इक्विवेलेंट वेट क्या होता था इसमें, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते थे, क्या बेटा? बिल्कुल, है ना। अब देखो बेटा, हो ना, ये फैराडे के प्रथम नियम की बात कर रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं ना। फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है कि हमने कुछ ऐसा सेटअप देखा था, पूरा का पूरा ये सेटअप था, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड थे, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट एंड विद्युत अपघट्य भरा हुआ था। ठीक है, फिर इसको हमने विद्युत धारा से कनेक्ट किया था, एनोड वाले को पॉजिटिव, कैथोड वाले को नेगेटिव, ऐसे किया था ना। ठीक है, अपघट्य जाकर के ब्रेक हुआ था, है ना। अब इस चीज में समझना बेटा, सपोज मैं इस सिस्टम के अंदर आई विद्युत धारा प्रवाहित करा रहा हूं, है ना। एग्जैक्टली क्या जो नियम है ना, वो तो आवेश के अनुसार चलता है। ठीक है, कि इस पर जाकर के कुछ पदार्थ अवक्षेपित या निक्षेपित हुआ होगा, जैसे आपको बताया था ए और बी की फॉर्म में। ठीक है, एक तो था ए और एक था बी, तो ए प्लस हो गया, बी माइनस हो गया। फिर ये बताया था कि बी वाला तो जाके यहाँ जाके लगेगा क्योंकि ये वाला पॉजिटिव था, और ए वाला कहाँ जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि ये नेगेटिव था। सही है ना, इसे बताया था। ठीक है, तो क्या कह रहे थे बेटा, इसमें कितनी पदार्थ अवक्षेपित हो रहा है, मान लेता हूं उसकी मात्रा को W। कितना पदार्थ अवक्षेपित हुआ होगा, W। W वह पदार्थ की मात्रा है जो किसी भी इलेक्ट्रोड पे जाकर जमा हुई होगी। ठीक है, तो नियम ये कहता है फैराडे का कि जो अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा है ना, अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा है ना, वो उसमें कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसके समानुपाती होती है। क्या कह रहा हूं, अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा यानी कि W, अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा यानी W समानुपाती होती है उस आवेश के जो इस परिपथ में प्रवाहित हो रहा होगा। आवेश को मैं लिख देता हूं Q से। ठीक है, क्या कहा है बेटा हमने, अवक्षेपित पदार्थ की या निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होगी इस इलेक्ट्रोड पे जो जमा होगा, उसकी जो मात्रा होगी यानी उसका जो द्रव्यमान होगा वो डायरेक्टली समानुपाती है किसके, इस परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उस आवेश के। ठीक है, अब विद्युत धारा की परिभाषा तो आप सब जानते हो, I बराबर क्या होता है बेटा, Q/T। सही है क्या, है ना। तो Q बराबर क्या निकल के आएगा यहाँ से, IT।
ठीक है, तो मैं इस Q की जगह ऐसा भी लिख सकता हूँ, W प्रोपोर्शनल टू IT। सही है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं Z, है ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं इसको, Z को क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत अपघटनी सेल में पढ़ रहे हैं तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, Z बराबर क्या बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z, है ना, ये जो कांस्टेंट है ना Z, उसको क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आ गई क्या आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। W बराबर क्या होता है, ZIT। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद भी रखना है ना, क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। ठीक है, W क्या है बेटा, वह पदार्थ की मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर जमा हुई है, समझ गए ना। W क्या है, पदार्थ की वह मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई है ना, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मात्रा। I क्या है, समझ में आ रहा होगा, I क्या है बेटा, विद्युत धारा जितनी प्रवाहित करा रहे होंगे। T क्या है, कौन सा समय, जिस टाइम के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कितने टाइम के लिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, वो T है ना। उसके हिसाब से तो कुल आवेश निकल के आएगा, कुल आवेश जब तो आएगा I × T। 1 सेकंड में इतनी विद्युत धारा तो 10 सेकंड प्रवाहित कर रहे तो आवेशों की संख्या उस हिसाब से आ जाएगी। ओके, ठीक है, तो ओवरऑल ये चीजें समझ में आती है अभी तक हमको, है ना। अब इसमें ये Z है ना, Z क्या होता है बेटा, ये विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये सॉल्यूशन लोगे उसके हिसाब से सब अलग अलग आएगा, तो इसका कोई फिक्स मान नहीं है ना, डिपेंड करेगा इस सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन जैसा है उसके हिसाब से Z का मान निकालना पड़ेगा। ओके, मतलब कोई डायरेक्टली वैल्यू हमको रटनी नहीं है। इसका एक फॉर्मूला होता है वैल्यू निकालने का, क्या फॉर्मूला होता है, Z इक्वल टू, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया बेटा इक्विवेलेंट वेट, है ना, इक्विवेलेंट वेट को क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, है ना। इक्विवेलेंट वेट को हम E से डिनोट कर देते हैं बेटा, है ना, बाकी आप लिखना चाहो जैसे लिख लो, कोई परेशानी नहीं। तुल्यांकी भार बटा F, तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, E। अभी अभी बताया था इस बच्चे ने, क्या होता है बेटा तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला, मोलर भार अपॉन में N फैक्टर, N गुणांक, है ना, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस तुल्यांकी भार की जगह मैं ये रख सकता हूँ, मोलर मास अपॉन में N फैक्टर, और इसका F का मान आप जानते हो ना पहले से ही, कितना होता है बेटा, डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, कितना होता है 96,500। अब 96,500 को आप 487 भी लिख सकते हो, पर प्रॉपर लिखो तो, ना, ठीक है। तो ये Z का फॉर्मूला होता है, Z इक्वल टू क्या होता है, M अपॉन N फैक्टर इंटू 96,500, है ना। Z का फॉर्मूला क्या होता है, M अपॉन N फैक्टर इंटू 96,500, ठीक है। अब किसी भी सॉल्यूशन के लिए निकालना हो उसका देख लो आप, तो मोलर भार कितना है, उसका N फैक्टर निकालना मैंने उस टाइम पर अच्छे से बताया भी था, तीनों चारों तरीके से अलग अलग तरीके से बताया था, है ना, वो N फैक्टर है, और 96,500 फिक्स वैल्यू। तो वो Z का मान अगर क्वेश्चन में या तो दे देगा और नहीं देगा तो फिर हमको निकालना पड़ेगा इससे। ओके, ये हुआ प्रथम नियम, समझ में आ गई बात, लिखो। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को बताता है। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को बताता है।
लाइन चेंज, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा कितनी मानी थी हमने, उसको W माना है ना, ब्रैकेट में W लिख लो। इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा W उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की सॉरी है ना, विद्युत धारा नहीं, आवेश ही लिखेंगे ना, उस परिपथ में प्रवाहित कुल आवेशों के समानुपाती होती है। कुल आवेशों के समानुपाती होती है, अर्थात लिख दो W समानुपाती Q, और ये Q की वैल्यू बेटा साइड में लिख लेना आप, है ना। वैसे तो सबको पता होगा लेकिन फिर भी लिख लेना Q का मान कैसे निकालते हैं, I बराबर Q अपॉन T होता है, Q बराबर IT हो जाएगा। तो इसी की जगह लिख करके लिख दो, या करके और करके लिख लेना ना, W समानुपाती IT, और यहाँ तक लिख दो W बराबर ZIT। ये फॉर्मूला है, इसको ब्रैकेट में बंद किया है, मतलब डायरेक्टली याद रखना है आपको ना। ये बॉक्स बनाने का मेरे को शौक नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने इसलिए बनाता हूँ। लिख लिया, लिखो जहाँ Z बराबर समानुपाती नियतांक है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना। इसका मान निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला लिखो, Z बराबर तुल्यांकी भार अपॉन F। Z बराबर तुल्यांकी भार अपॉन F, ये साइड में लिख लेना। ये जो तुल्यांकी भार है उसका फॉर्मूला क्या होता है, M अपॉन N फैक्टर, बहुत पहले बता चुका हूँ ना, ठीक है। तो इसकी जगह वैल्यू रख देना और ये फॉर्मूला लिख लेना ना लास्ट। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, इसमें सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, ठीक है। देखो कई बार आपसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा पूछ ले, तो जैसे अभी तक आज तक आप परिभाषा बनाते आए हो ना किसी भी सूत्र से, वैसे बना लेना कि आपको इस Z की परिभाषा देनी है। तो बाकी वैल्यूज में ऐसा करो कि 1 एम्पीयर धारा ले लो, 1 सेकंड के लिए बना लो, है ना। 1 एम्पीयर धारा को अगर 1 सेकंड के लिए प्रवाहित कराते हैं तो पदार्थ जो निक्षेपित होगा यहाँ पे जमा होगा ना, उस पदार्थ की मात्रा को क्या कह देंगे हम, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। सही है क्या, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा W बराबर सॉरी Z बराबर क्या है, W अपॉन IT। अब हम क्या करें बेटा, I इक्वल टू कितना ले रहे हैं, 1 एम्पियर,
और t बराबर कितना ले रहे हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर धारा को 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करें तो z बराबर क्या हो जाएगा, W। यानी कि 1 एम्पियर धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित कराएंगे तो इस इलेक्ट्रोड पर जितनी पदार्थ की मात्रा जमा होगी उसी का मान विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। सही है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से लिख लो, परिभाषा टाइप में लिखवा रहा हूँ ना, तो लिख दो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा, और उसमें लिखो किसी विद्युत अपघटनी सेल में एक एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक को दर्शाती है। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक को दर्शाती है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। ये चीज़ें बेटा आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी लग रही है किसी को, तुम्हें समझ में आ रही है ना चीज़ें। इस चीज़ को भी लिख लेना साथ में उसके नीचे ना, ये चीज़ जो बोली है वही है ना, इसी में से देखकर लिखा है अपन ने ना, लिख लेना उसको। पहले फॉर्मूला लिख लो, Z बराबर W/IT होगा, I बराबर 1 एम्पियर रख लिया, टाइम 1 सेकंड रख लिया तो Z बराबर W हो जाएगा। हो गया, लिख लोगे ना, ठीक है। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। देखो फर्स्ट लॉ ने क्या बताया, कितनी पदार्थ की मात्रा जमा हुई, है ना। सेकंड लॉ है ना इसमें, तो ये क्या बताता है, जैसे वो सेटअप था ना बेटा, वैसे ही मान लो काफ़ी सारे सेटअप है, एक ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा पांचों, ऐसे हम 2 में कंपेयर कर रहे हैं अभी, है ना। ठीक है, इसमें वही इलेक्ट्रोड है और वो विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि जितने भी सेटअप अपने पास में है ना, उसमें समान विद्युत धारा दे रहे हैं, मतलब विद्युत धारा जो दे रहे हैं हम I वो फिक्स दे रहे हैं, जितनी भी दे रहे हैं ना। तो सब में जैसे मान लो इसमें भी I विद्युत धारा प्रवाहित करा रहा हूँ, इसमें भी I विद्युत धारा प्रवाहित करा रहा हूँ, सेम समय के लिए प्रवाहित करा रहे हैं। अगर इसमें T समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो इसमें भी T समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, है ना। लेकिन क्या है ना बेटा, इसमें ये जो पदार्थ भरा हुआ है ना, ये पदार्थ अलग है, इसमें जो पदार्थ भरा हुआ है वो पदार्थ अलग है, समझ रहे हो, है ना। तो इसके लिए अब आपको पता है Z का मान पदार्थ के हिसाब से रहेगा, तो इसका Z का मान अलग आएगा तो मैं Z1 मान लेता हूँ, इसके पदार्थ का अलग है इसलिए Z का मान अलग आएगा तो Z2 मान लेता हूँ। सही है यहाँ तक भाई, अलग अलग पदार्थ लोगे तो सब में Z का मान अलग अलग आएगा, ठीक है। और पदार्थ अलग है तो उसकी जो जमा होने की मात्रा होगी वो भी अलग आएगी, क्योंकि हमें पता था W बराबर क्या होता है ZIT, I और T तो सेम रख दिया पर Z अलग है तो W भी अलग आएगा। मान लेता हूँ इसमें जमा हो रहा होगा W1, इसमें जमा हो रहा होगा W2, ठीक है। यहाँ तक इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट वाले केस में W1 बराबर क्या होगा Z1IT, सही है क्या। इसके लिए क्या निकल गया बेटा, W2 बराबर क्या होगा Z2IT। बताओ समझ में आई की बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे मैं 10 सेटअप ले लेता तो 10 में निकाल लेता, कोई बड़ी बात नहीं थी ना।
अब मैं इनका रेशियो निकाल रहा हूँ, पहले के अनुपात में दूसरे का रख लेता हूँ, मतलब ये इक्वेशन 1 में 2 का भाग दे रहा हूँ तो W1/W2 निकल के आएगा, सही ना। इनका रेशियो निकाल रहा हूँ अनुपात, तो पहले एक इक्वेशन में दूसरे का भाग दे दिया ना, तो W1/W2 हो गया। इधर क्या हुआ, Z1 IT अपॉन Z2 IT। क्लियर है क्या, IT से IT कट गया है ना, तो क्या बचेगा बेटा, Z1/Z2। फाइनली ये समझ में आया आपको कि W1/W2 अगर मैं समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित करा रहा हूँ तो उस केस में W1/W2 का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा बेटा, Z1/Z2 आएगा। सही है क्या। अब ये क्वेश्चन कहाँ काम में आता है, आपको क्या कहेगा बेटा, दो अलग अलग केस दे देगा, धारा वारा बता देगा, समय में बता देगा, या नहीं भी बताएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलेगा इसमें पदार्थ की इतनी मात्रा अवक्षेपित हो रही है, मतलब चारों में से कोई 3 मान दे के चौथा मान पूछ लेगा। कुल मिला के बात यही है ना, चार में से भाई इसका Z1 Z2 W1 इन चारों में से कोई एक मान नहीं देगा और वो पूछ लेगा आपसे ना। अच्छा, इसी के साथ साथ बेटा Z की फॉर्म में ही हम E को भी लिख सकते हैं। हमें पता है, अभी अभी पढ़ा है हमने ना कि Z बराबर क्या होता है, E है ना अपॉन N फैक्टर, सॉरी F, E अपॉन F है ना। अब E को कैसे लिखा था हमने, मोलर मास। अच्छा पहले तो मैं लिख देता हूँ अभी ऐसे कैसे, E अपॉन F, ये इक्विवेलेंट है ना, वेट है, ग्राम तुल्यांक, तुल्यांक की भार। E क्या है बेटा, तुल्यांक की भार है ना, तुल्यांक की भार, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा ये Z1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, E1, क्योंकि पदार्थ के हिसाब से तो हो रहा है ये। और ऐसे Z2 निकालूंगा तो क्या होगा बेटा, F चेंज थोड़ी होगा, F तो फिक्स है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो E1/E2 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसके साथ में, सही है क्या। थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं कि सपोज N फैक्टर दोनों में सेम है, वैसे तो N फैक्टर के हिसाब से भी चेंज होता है, तो वो भी आप समझ सकते थे कि E कैसे निकालते हैं, आपको पता है, मोलर मास अपॉन N फैक्टर इनटू F। अगर N फैक्टर सेम होता तो N फैक्टर और F तो कट जाते, मोलर मास आ जाता, तो M1/M2 लिख सकता हूँ मैं। पर जरूरी नहीं ना N फैक्टर सेम हो कि नहीं हो, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा है ना। या 3 केस तक ही बता रहा हूँ मैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि W1/W2 का मान जो होगा ना, Z1/Z2 कर दो या E1/E2 कर दो, इसके बराबर आएगा। अब वो आपसे चाहे तुल्यांक की भार पूछ ले, चाहे विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछ ले, या पदार्थ की निक्षेपित मात्रा पूछ ले, तीनों में से जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 केस लिए, दोनों का अनुपात ये हो सकता था, 10 केस हो 10 का 10 से रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे अब उसमें ज़्यादा होते तो कैसे निकालता, W1/W2 इस तरीके से लिखता मैं, 3 होते तो इक्वल टू जो भी होता बेटा Z1 रेशियो Z2 रेशियो Z3, इस तरीके से लिखना पड़ता भाई। ऐसे सीधा सीधा तो मैं लिख नहीं सकता था, 10 ले लो, 10 का रेशियो बना सकते थे, है ना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी ना। तो लिखिए इसके अंदर, यह है नियम दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्यों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के संबंध को दर्शाता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक के संबंध को दर्शाता है। लाइन चेंज, इस नियम के अनुसार यदि दो विद्युत अपघटनी सेलों में भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य भरकर समान विद्युत धारा
समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए। समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा का अनुपात निक्षेपित पदार्थ की मात्रा का अनुपात उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात के समान होता है। उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात के समान होता है। ठीक है, अरे ये दोनों डायग्राम रफली बना लेना, ज़्यादा इस पर कलाकारी से मत बनाना ना, थोड़ा सा रफली बना लो जिसमें आई और टी दोनों सेम है। इसके लिए Z1 है तुल्यांक और W1 इसके निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है। ऐसे ही दोनों निकाल के और ये रेशो निकाल के लास्ट यहाँ तक लिख दो। डायग्राम में ज़्यादा कलाकारी मत करना, रफली बना लेना ना। यहाँ तक लिख लेना, लास्ट तक है ना। हो गया बेटा। तो फर्स्ट लॉ का जो आया था लास्ट W बराबर ZIT, सेकेंड लॉ से जो समझ आया W1/W2 इक्वल टू Z/Z2 है ना, Z1/Z2, और इसको E1/E2 के इक्वल भी कर सकते हैं ना, वो चीज़ भी हमने एक्स्ट्रा देख ली। ओके, करे आगे, ठीक है। ये फैराडे के दो नियम थे, दोनों नियम समाप्त है ना। अब ये बताया था बेटा विद्युत अपघटनी जो पदार्थ है उसको मैं अलग अलग लूंगा तो सेल में उत्पाद अलग अलग बनेंगे। उस टाइम पे कुछ लिखा ही नहीं था, हमने ए और बी करके लिख दिया था, है ना। ठीक है, तो हेडिंग डालो, विद्युत अपघटनी सेल में प्राप्त उत्पाद। प्रोडक्ट्स इन इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना।
दोनों की बात कर रहे हैं। इसमें बेटा हम दो अलग अलग केस लेके चलेंगे, है ना। पहले केस में हम बात कर रहे हैं यदि विद्युत अपघट्य, क्योंकि विद्युत अपघट्य होगा उसके हिसाब से उत्पाद बनेगा। तो यदि हम विद्युत अपघट्य है ना, गलित NaCl ले ले, गलित NaCl है ना, मोल्टन NaCl, ठीक है। इस केस में क्या होता है थोड़ा समझना है ना। इसका मतलब ये बेटा इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस वही रहा होगा, इसमें दो इलेक्ट्रोड रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रोड बना दिए, इसके अंदर कोई अपघट्य भरा है, जो कौन सा भरा है, ये समझ में तो आ रहे हैं ना, ठीक है। इसको विद्युत धारा से संयोजित किया होगा हमने। ये बार बार इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। मेरे को भी शौक नहीं है बार बार बनाने का, लेकिन आपको बार बार बनाओगे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, क्योंकि उसी चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा। ओके, अब इसमें क्या है बेटा, इस बार हमने जो ये सॉल्यूशन लिया है ना विद्युत अपघट्य, वो क्या लिया है, गलित NaCl। बाकी तो इलेक्ट्रोड है, विद्युत धारा है और सारी चीज़ें ऐसे कैसे। इसका मतलब गलित NaCl टूटेगा और क्या बनाएगा बेटा, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। ये बात आप पहले से जानते हो कि इस पे कौन कौन से चार्ज होते हैं भाई। इस पे तो होगा पॉजिटिव, कौन सा, ये एनोड है कि कैथोड है, ये एनोड है ना, और ये वाला कौन सा था, कैथोड है। इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, सही है। हम जानते हैं बेटा Na प्लस तो जाएगा इस एनोड कैथोड पर और Cl जाएगा एनोड पर, क्लियर है ना। ये सारी बातें हम पहले से जानते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं ये टूटेगा, सबसे पहले विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर टूटेगा, और टूट के क्या बनाएगा बताओ, अगर NaCl लिया अकेला तो क्या बनेगा, बस Na प्लस और Cl माइनस। ये जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की होगी तो यही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ओके, अब इसमें क्या है बेटा, Na प्लस जाके कहाँ अभिक्रिया करेगा, Na प्लस कैथोड पे, और Cl माइनस कहाँ अभिक्रिया करेगा, एनोड पर, है ना। तो अब लिख देते हैं एनोड पर रिएक्शन है ना, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है ना, ऑक्सीडेशन ही होता है ना, ठीक है। तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। क्या होगा बेटा, ये Cl माइनस आया है, Cl माइनस ने एनोड को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Cl बना होगा, लेकिन हम जानते हैं बेटा क्लोरीन Cl नहीं मिलती, Cl2 के फॉर्म में मिलती है, इसलिए मेरे को 2 लिखना पड़ेगा। अब उसको बैलेंस करने के लिए या तो आप 1/2 कर दो यहाँ, सही है ना। और ये गैसीय अवस्था में मिलता है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, क्लोरीन गैस ही होती है, सॉलिड तो मिलने से रहा, प्लस इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, समझ गए क्या। ये ऑक्सीकरण हुआ, एनोड पर इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण। कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। कैथोड पर क्या होता है भाई, अपचयन, है ना। अपचयन में क्या होगा, Na प्लस होगा, जो एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकला है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसके साथ जुड़ करके और क्या बना लेगा, Na। ये बात आपको पता है बेटा, जो भी आयन के रूप में होगा वो तो हमेशा एक्वस वाला लिख देते हैं हम, आयन के रूप में जो होता है उसको तो क्या लिख देते हैं, एक्वस। और ये सोडियम कैसे मिलेगा, सॉलिड, सही है क्या, है ना। पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखूँ मैं इसकी, तो पूर्ण सेल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, एरो के इस तरफ ये दोनों बचेंगे, Na प्लस प्लस Cl माइनस, और एरो के बाद में इलेक्ट्रॉन कट गया है, एक तो बचेगा Na जो सॉलिड है और दूसरा बचेगा हाफ क्लोरीन जो गैस है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, है ना भाई। रिएक्शन तो वही है, सीधा सीधा जो समझाया था वही है, लेकिन रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखोगे वो चीज़ समझाइए। क्लियर बात इतनी समझ में आई। एनोड पर क्या मिलती है, क्लोरीन गैस। एनोड के आसपास यहाँ बुलबुले से निकलते दिखाई देंगे, समझ जाएंगे वो क्लोरीन गैस के, ठीक है। और कैथोड जो होगा ना बेटा, ये कैथोड इसके ऊपर आकर, जो भी सॉलिड है वो इसके ऊपर आकर जमा हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर।
तो अगर आपसे पूछे गलित NaCl ले रहे हैं, इसमें से आपको सोडियम निकालना है, तो सोडियम किस इलेक्ट्रोड पर मिलेगा? कैथोड पे मिलेगा। कैथोड इलेक्ट्रोड है, इसके चारों ओर जमा हो जाएगा, यहाँ से अलग निकाल लिया जाएगा। समझ गए ना? तो सोडियम कहाँ मिलेगा? कैथोड पर। क्लोरीन गैस कहाँ से रिलीज होगी? एनोड से। यहाँ बनते ही Cl2 बन जाएगी, निकल जाएगी, है ना? ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अगर गलित NaCl है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? पूरा ऐसे कैसे लिख दो ना, सब कुछ बना लेना ऐसे कैसे ना, सारा लास्ट तक। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो वो पूछ सकते हो। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं बेटा किसके बने होते हैं बताया था? इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? नॉर्मल केस में प्लेटिनम वाले लेते हैं। ये नहीं पता तो लिख लेना ना, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है, तो खुद क्रिया नहीं करते जल्दी से। अक्रिय होते हैं ना, तो फटाक ये खुद ही नहीं करते। पता चले कोई ऐसा एलिमेंट ले ले जो खुद ही इधर से रिएक्शन करता रहे, तो ये सारी रिएक्शन खराब हो जाएगी। हो गया क्या? करे अगला। अब इसमें है ना, ये तो खैर बेटा ये तो नॉर्मली हो जाता है ना, लेकिन अगला जो है ना वो है जलीय NaCl, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको तो आप वैसे भी देख के बता सकते थे, पहले भी कर सकते थे ना बेटा। हो गया क्या? आप केस नंबर 2 पढ़ेंगे जिसमें हम विद्युत अपघट्य के रूप में जलीय NaCl लेंगे।
अभी जो कौन सा लिया था, गलित NaCl, अब लेंगे हम जलीय NaCl, है ना। तो केस नंबर 2 लिखेंगे बेटा, यदि विद्युत अपघट्य क्या हो, एक्वस NaCl, है ना, जलीय NaCl। तो बेटा देखो जलीय NaCl देखते हैं, आपका दिमाग चलना चाहिए, इसमें एक तो H2O होगा प्लस NaCl होगा, सही है ना। अब मैं उस डायग्राम को वापस नहीं बना रहा, वैसे ही बनाकर सेम बस यही तो लिखना है, उसमें क्या करना है ना, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, सुनना, इसमें क्या क्या चीज़ होगी, एक तो H2O होगा, एक NaCl होगी। अब आप जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या कराने पर क्या होगा बेटा, अपघटन होगा, है ना। अब अपघटन होगा तो देखो एक तो H2O ये भी टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, और एक NaCl है ये भी टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस, सही बात है, ठीक है। अब इसमें बात करें कि एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण ही होगा, वो लिख लेना आप, है ना, ठीक है। उसके बाद में अब देखो एनोड प्लस वाला होता है, प्लस वाले की तरफ कौन कौन आकर्षित होगा, माइनस वाले। अरे एनोड कैसा है, प्लस होता है खुद, तो माइनस को आकर्षित करेगा। माइनस वाले कौन कौन से, एक तो OH माइनस, एक Cl माइनस है। इसका मतलब इसके पास में OH माइनस भी आएगा और Cl माइनस भी आएगा। अब दिक्कत ये बेटा प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा, तो देखो कल की क्लास में आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी, उस टाइम मैंने बताया था कि 2, 3, 4, 5 कितने भी हो, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है एनोड किसका रखना है, किस पे बनेगा। तो जिसका SRP मानक अपचयन विभव कम होता है, न्यूनतम होता है, वो एनोड बनाता है। जिसका SRP है ना, मानक अपचयन विभव, समझ में आ रही है ना बातें, है ना। तो अब देखो दो चीज़ें आपके पास में, SRP ऑफ, एक तो OH माइनस है, इसका मतलब ऐसे लिख लेना आप, OH माइनस का मानक अपचयन विभव, समझ गए होंगे ना, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव। और दूसरा किसका बेटा, क्लोरीन है, तो SRP ऑफ Cl माइनस। इनमें से जिसका SRP कम होगा वो एनोड पर रहेगा। क्लियर बात है ना, कल यही तो पढ़ा था हमने, लिथियम का सबसे कम था नेगेटिव में तो वो एनोड बनता है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा था वो कैथोड बनता है। तो अगर आपको एनोड वाले पे देखना है तो न्यूनतम देखो, कैथोड पे देखना है तो अधिकतम देखेंगे। अब इस जगह क्या होता है बेटा, SRP जिसका न्यूनतम होगा वो एनोड बनता है, तो OH का ज़्यादा होता है, Cl का कम होता है। OH माइनस का SRP यानी मानक अपचयन विभव ज़्यादा होता है, Cl का कम होता है। अतः प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा, Cl माइनस के अनुसार बनेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको, है ना। ये बात समझ में आ गई तो बस सीधी बात है बेटा, क्लोरीन है, वही पहले वाली रिएक्शन, क्लोरीन के पास में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Cl2 बनेगा, हाफ कर देंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरी बात करेंगे कैथोड पर। कैथोड पे कौन कौन से आएंगे, तो H प्लस भी आएगा और Na प्लस भी आएगा, है ना। H प्लस भी आएगा, SRP ऑफ, एक तो आएगा H प्लस और दूसरा आएगा बेटा SRP ऑफ Na प्लस, है ना। अब कैथोड किसका बनता है, जिसका SRP ज़्यादा होता है। एनोड तो किसका बनता है, जिसका SRP क्या होना चाहिए बेटा, कम, और कैथोड पर SRP क्या होना चाहिए, अधिक। क्या ये बात समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो H प्लस का SRP Na प्लस से ज़्यादा होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखना। क्लोरीन का SRP ज़्यादा होता, सॉरी OH का SRP ज़्यादा होता है Cl से, और इधर बात करूँ तो H प्लस का ज़्यादा होता है Na से। इसका मतलब सोडियम वाला उत्पाद नहीं बनेगा इसमें, इसमें बनेगा हाइड्रोजन वाला। तो यहाँ जो रिएक्शन होती है वो क्या होगी बेटा, H प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा बेटा, हाइड्रोजन। इसी को 1/2 कर देंगे, और तो क्या करेंगे। सब में एक्वस और ये गैस वगैरह आप लिख सकते हो, अब मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। पूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करूँ इस जगह, है ना, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कट गया, इस तरफ देखोगे तो H प्लस, सही है, और क्या है Cl माइनस, है ना। और दूसरी तरफ क्या बचेगा, हाफ
H2 प्लस हाफ Cl2, ठीक है। अब लेकिन सुनो, दिक्कत ये है कि सर ये तो थोड़ी आयन तो ये भी तो बच रहे होंगे इसके अंदर, बचे हुए तो है ना भाई, वो प्रोडक्ट नहीं बना रहे तो क्या वो बचे हुए तो होंगे ना। इस रिएक्शन को तो मैं ऐसे लिखूंगा, पर देखो ये है, इसमें अब मैं करेक्शन करता हूँ भाई, लिखना तो ऐसे चाहिए था, पर क्या होता है H प्लस और Cl माइनस, सर मान गए ये तो है, पर इसके अलावा क्या इसमें ये नहीं होगा क्या, H प्लस जहाँ लिखा है सर उसके साथ में OH माइनस भी तो होना चाहिए, H प्लस मिल रहा है तो OH माइनस मिलेगा। ऐसे ही अगर आपने लिखा है Na प्लस तो Cl माइनस भी होना चाहिए, मतलब चारों मिलेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, चारों में से देखो हमें पता है हाइड्रोजन वाले ने तो हाइड्रोजन बनाया, क्लोरीन वाले ने क्लोरीन बनाया, अब क्या क्या बच गया बेटा, Na बच गया और OH बच गया। ये आपस में ही अभिक्रिया कर लेते हैं, ना एनोड पे जाएगा ना कैथोड पर, उस सॉल्यूशन के अंदर बीच में पड़ा हुआ होगा, दोनों आपस में जुड़ के और क्या बना लेंगे, NaOH। तो ये कंप्लीट सेल रिएक्शन ये वाली होगी, ना कि ये वाली। समझ में आ गई क्या बात, है ना। इसमें क्या, जैसे हम डायरेक्ट इसको देख के लिख तो देते, लेकिन ये दिक्कत है सर ये बचे हुए हैं ना, इनका क्या होगा, ये आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। अब या तो आप ऐसे लिखो, या इसको 1/2 अच्छा नहीं लग रहा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ये भी 2 ये भी 2 2 2 और ये हट जाएंगे दोनों, इस पे 2 आ जाएगा। समझ गए होंगे, अब वो आपकी इच्छा है। क्लियर हुई बात। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एनोड और कैथोड पर दो चीजें आएंगी, उसमें से आपको एनोड देखना है तो SRP कम देखना है, और कैथोड देखना है तो SRP अधिक देखना है। और वो मैंने बता दिया कि किस पर SRP कम है, किस पर SRP ज़्यादा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है ना, ठीक है। तो लिखो इसमें, अच्छा इसको आप अपने हिसाब से लिख लो बेटा, हो ना, पहले तो ये लिख ही लोगे, मैं बता देता हूँ क्या क्या ऐड कर लेना इसमें। यहाँ तक लिखने के बाद ये यहाँ तक तो हो ही जाएगा सिमिलर इस तरीके, सही है। उसके बाद क्या लिखोगे, एनोड, और एनोड पर लिख देना जिसका SRP आप खुद लिख लोगे ना, मानक अपचयन विभव कम होता है वह एनोड पर उत्पाद देता है। लिख लोगे लाइन, जिसका SRP कम होगा वह एनोड पर उत्पाद देगा। फिर ये ऑर्डर लिख लेना, तो समझ में आ रहा है SRP कम किसका है, Cl का, तो लिख दिया अतः उत्पाद Cl माइनस के अनुसार होगा। फिर ये रिएक्शन लिख देना। सिमिलर कैथोड के लिए लिखोगे जिसका SRP अधिक होगा वह उत्पाद देगा, ये ऑर्डर लिख दिया। फिर लिख देना अतः H प्लस के अनुसार उत्पाद बनेगा, इसकी जैसे ही। फिर ये रिएक्शन लिख देना और लास्ट में पूर्ण सेल अभिक्रिया, इसको रहने देना ना। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको, कंप्लीट कर लोगे ना अपनी लैंग्वेज में, कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है ना मेरे को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला, है ना। ठीक है, तो कर लेना आप इसको, है ना। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।